वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर EHDP के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्टरी अध्ययन किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कल हमने आपको बताया था कि जिस भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उनका पाचन होता है एलिमेंट्री कैनाल में, या डाइजेस्टिव सिस्टम उनका पाचन होता है। पाचन का मतलब है उनको जो उसमें पदार्थ होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो क्या है कि आसानी से उनको सेल में भेजे, ब्लड में जाके सेल में जा सके। और कुछ अब इनमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनका ही डाइजेशन होता है। बाकी जो वाटर है या मान लो मिनरल्स है, विटामिन्स है, ये सिंपल फॉर्म में ही होते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नहीं होते, इसलिए ये डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड से ये सेल में पहुंच जाते हैं। जबकि जो आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ब्लड में डायरेक्ट नहीं जाते, इसलिए इनको पाचन क्रिया से इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इनका सेल में जाके मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म इसमें क्या, ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीडेशन द्वारा इनका एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट में इसको विभाजित किया था। एक एलिमेंट्री कैनाल जो मुंह से शुरू होकर एनस तक जाती है, एक होलो कैनाल है, और उसके एसेसरी ऑर्गन्स हैं। एसेसरी ऑर्गन्स में सेलेरी ग्लैंड है, लीवर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, ये चीज़ें थी। तो अब हम आहारनाल के बारे में कल अध्ययन कर रहे थे कि आहारनाल की जो है उत्तक की संरचना क्या है, यानी उसके हिस्टोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो क्या है। तो हमने कल ये देखा था कि आहारनाल एक होलो पाइप है, मतलब होलो पाइप मतलब इस तरह की पाइप है। ये जो पाइप है इसके अंदर मतलब चारों तरफ दीवार है, अंदर ये एक नाली टाइप है, नाल की तरह। तो इसके जो होलो पाइप है, इसकी जो परत है, दीवार जो बनी, इसकी दीवार है, उस दीवार में 4 परतें हैं, मतलब 4 लेयर्ड दीवार है। ये 4 लेयर्ड दीवार है, इसमें 4 परतें पाई जाती है। वो अगर हम ये देखते हैं कि उसको परत को हम नीचे से शुरू करते, बीच में मतलब जो ल्यूमन की तरफ से जो उसका डायमीटर है, जैसे जो होलो ऑर्गन हम अंदर की साइड से अगर हम देखें तो सबसे पहली जो परत है वो है ट्यूनिका म्यूकोजा, उसके ऊपर आती है ट्यूनिका सब म्यूकोजा, फिर आती है ट्यूनिका मस्कुलरिस, और ऊपर ही ऊपर जो है वो आती है ट्यूनिका फाइब्रोजा या ट्यूनिका एडवेंटेशिया या ट्यूनिका सीरोजा, इसके अलग अलग नाम है ये। अब ट्यूनिका म्यूकोजा जो है, ये जो पाइप है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल की जो भित्ति है, उसकी सबसे अंदर वाली परत है, और उस परत की भी 3 परतें होती हैं। इसकी भी 3 परतों में, ये भी 3 लेयर में पाई जाती है, जिसकी एपिथेलियल लेयर है, लेमिना प्रोप्रिया है और लेमिना मस्कुलरिस है। यानी अंदर की साइड में एपिथेलियल लेयर है, यानी ये अंदर की साइड में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ये एपिथेलियम जो मैंने आप पढ़ाया था तो उसके टाइप पढ़ाए थे, एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये सब पढ़ाए थे आपको। तो अब एपिथेलियल लेयर जो है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है फोरगट में, यानी फोरगट का मतलब स्टोमक में, मतलब जो गट है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसके 3 पार्ट है, फोरगट, मिड गट और हैंड गट। तो फोरगट में आता है स्टोमक। तो स्टोमक की जो अंदर वाली लेयर है
उसकी जो फर्स्ट लेयर है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई, और जो मिड गट है, मिड गट में स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो मिड गट जो है वो बनी हुई है सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम की, सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम। फिर जो सेकेंड लेयर है इसकी एपिथेलियल आपके ट्यूनिका म्यूकोजा की सेकेंड लेयर है वो है लेमिना प्रोप्रिया, यानी स्टोमक और इंटेस्टाइन की जो सेकेंड लेयर है ट्यूनिका म्यूकोजा वो है, उसमें लेमिना प्रोप्रिया के अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यानी ये सेकेंड लेयर जो है लेमिना प्रोप्रिया, उसमें ग्लैंड्स पाई जाती है जो सीक्रेशन करती है। लेमिना प्रोप्रिया के ऊपर आती है लेमिना मस्कुलरिस। ये क्या है कि स्मूथ मसल्स की परत होती है, स्मूथ मसल्स आपको पढ़ाए थे। स्मूथ मसल्स जो है वो उसकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। स्मूथ मसल्स यानी पतली अरेखित पेशी जिसे स्मूथ मसल्स की परत होती है, ये जो स्मूथ मसल्स की परत है यानी लेमिना मस्कुलरिस जो है, ये ओरल कैविटी फेरेंक्स में और इसोफेगस में और रूमन में नहीं पाई जाती है। कहाँ नहीं पाई जाती है? एग्जाम में पूछा जाएगा कि लेमिना मस्कुलरिस जो है, लेमिना मस्कुलरिस जो है ये कौन से पार्ट में जीआईटी की नहीं पाई जाती? तो ये ओरल कैविटी में और फेरेंक्स में, इसोफेगस में और ह्यूमन में ये जो है लेमिना मस्कुलरिस नहीं पाई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। सेकंड लेयर जो है वो है, ये तो थी 3 लेयर ट्यूनिका म्यूकोजा की। अब जो आती है सेकंड लेयर जो है वो है ट्यूनिका सब म्यूकोजा, यानी ट्यूनिका म्यूकोजा और ट्यूनिका मस्कुलरिस के बीच में लूज कनेक्टिव टिश्यू की परत होती है। ये जो ट्यूनिका सब म्यूकोजा है ये सेकंड लेयर है, लेकिन ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में पाई जाती है। फर्स्ट लेयर ट्यूनिका म्यूकोजा है, थर्ड लेयर ट्यूनिका मस्कुलरिस है। अब दोनों के बीच में लूज कनेक्टिव टिश्यू की परत होती है जो म्यूकोजा जो है नीचे म्यूकोजा उसको सहायता प्रदान करती है ना, उसको सहारा देती है। ये सहारा देती है, जो ने आपको कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाए थे। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है दूसरे टिश्यूज़ को सहारा देना। अब स्टोमक की जो ये ट्यूनिका सब म्यूकोजा परत है इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है। जो ट्यूनिका सब म्यूकोजा जो स्टोमक में पाई जाती है उसमें ग्लैंड्स पाई जाती है, और मिड गट और हैंड गट में ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। मिड गट में आती है स्मॉल इंटेस्टाइन और हैंड गट में आती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की ट्यूनिका सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स नहीं पाई जाती है। सिर्फ स्टोमक की सब म्यूकोजा में, ट्यूनिका सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स पाई जाती है। तीसरी जो परत है वो है ट्यूनिका मस्कुलरिस, यानी ये ट्यूनिका मस्कुलरिस जो है ये भी स्मूथ मसल्स की बनी हुई है। इसकी 2 परतें हैं। जो अंदर की परत है वो होती है सर्कुलर मसल्स, मसल फाइबर्स जो है वो सर्कुलर होते हैं, गोलाई में होते हैं, सर्कुलर। और जो उसके ऊपर वाली है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। आउटर लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स की लेयर होती है। इसमें जो सर्कुलर, जो अंदर वाली सर्कुलर मसल फाइबर्स है उनमें जब संकुचन होता है, उसमें जब संकुचन होता है तो जीआईटी की लंबाई बढ़ जाती है। सर्कुलर मसल जब संकुचित होती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो जीआईटी की जो ट्रैक्ट है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन उसका डायमीटर जो है वो कम कर देता है। डायमीटर कम हो जाता है, और जब जो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जीआईटी की लंबाई घट जाती है और उसका डायमीटर बढ़ जाता है। इससे क्या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आत्मस्ट्रेस मूवमेंट होती है ना, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिसकी जो एनएस की तरफ चलता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एनएस की तरफ चलता है, जिससे भोजन जो है वो आगे की तरफ चलता रहता है। भोजन को आगे पहुंचाने के लिए ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसमें होती है। इसको कर्मा कुंचन गति बोलते हैं, कर्मा कुंचन गति बोलते हैं। लास्ट जो है
गट की लास्ट वाली जो लेयर है, ऊपर की साइड में जो लेयर है, यानी ये अगर हमारी गट है, ये गट है, इस तरह से गट है, तो इसके ऊपर वाली लेयर जो है उसको बोलते हैं ट्यूनिका सीरोजा। ट्यूनिका सीरोजा। ये गट की जो भित्ति है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो भित्ति है, दीवार है, उसकी सबसे बाहरी परत होती है। ये सबसे बाहरी परत होती है। अब जो पेरिटोनियल पार्ट होता है ना गट का, एक एब्डोमिनल कैविटी आपको समझाई थी कि एब्डोमिनल कैविटी जो है वो थोरेसिक कैविटी से डायफ्राम द्वारा डिवाइड होती है, यानी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में डायफ्राम आता है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी जो है ये पेरिटोनियम कैविटी के साथ मिली हुई कैविटी है। इसको एब्डोमिनो पेरिटोनियल कैविटी भी बोलते हैं। यानी इसमें एब्डोमिनल कैविटी में जो एब्डोमेन में पाए जाने वाले ऑर्गन है ना, अंग है, वो पाए जाते हैं, जिसमें लीवर है, आपका ईसोफेगस का कुछ भाग है, 1/3 भाग नीचे वाला, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ भाग है, और बाकी का भाग जो है लार्ज इंटेस्टाइन का रेक्टम और एनस। लार्ज इंटेस्टाइन का भाग रेक्टम और एनस जो है वो पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर भी वहाँ होता है, जेनिटल ऑर्गन्स जो है अंदर वाले वो भी वहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो GIT यानी ये एब्डोमिनल कैविटी जो है, इस कैविटी की जो दीवार है, चारों तरफ से घिरी हुई दीवार है, जैसे एक कैविटी बनती है तो उसकी दीवारें होंगी ना साइड वाली, उन दीवार के अंदर की साइड में एक सीरस मेम्ब्रेन होती है। उस सीरस मेम्ब्रेन को पेराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं, पेराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं। और एक परत जो है, ये जितने ऑर्गन मैंने अभी नाम लिए थे, इनके ऊपरी सतह पे पाई जाती है, उनको विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। और जो बीच में इसके फ्लूइड होता है, जिसको सीरस फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं, और ये पेरिटोनियल कैविटी बनती है। तो अब इसको समझने के लिए ये है कि जो पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं या पेरिटोनियल कैविटी में जो होते हैं, उनकी सीरोजा को क्या बोलते हैं? उनकी सीरोजा को बोलते हैं ट्यूनिका सीरोजा या ट्यूनिका फाइब्रोजा। लेकिन जो GI ट्रैक्ट का पोर्शन पेरिटोनियल कैविटी से बाहर होता है, जैसे ईसोफेगस का 2/3 भाग जो है वो ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, उसके ऊपर जो सीरस मेम्ब्रेन है उसको एडवेंटेशिया बोलते हैं। यानी सीरोजा उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटेशिया। ये फोरगट और हाइंडगट में, यानी ये ईसोफेगस का 2/3 भाग में और रेक्टम और एनस पे पाई जाती है। रेक्टम जो है वो होता है पेरिटोनियल कैविटी में, इसलिए उस पेल्विक कैविटी में, इसलिए रेक्टम के ऊपर जो सीरस मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटेशिया। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्यूनिका एडवेंटेशिया और ट्यूनिका सीरोजा, इनमें क्या फ़र्क है? तो ये फ़र्क है इनमें। अब आहारनाल का ये तो थी परत, ये तो परतें थी, मतलब जो गट है उसकी जो परत है, दीवार है, उस दीवार का ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है पढ़िए हमने, ये कौन से उत्तक पाए जाते हैं उसमें। अब हम आहारनाल जो है उसका वर्णन करेंगे। पहले आहारनाल का वर्णन करेंगे। आहारनाल में जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो आता है मुख, जिसे हम बोलते हैं माउथ, या उसको बोलते, ये हमारा मुंह है जैसे, इसको माउथ बोलेंगे। और इसकी ओपनिंग जो है, ओपनिंग, ओरल ओपनिंग बोलेंगे इसको। ये मुंह जो खुलता है हमारा, ऐसे मुंह खुलता है, तो उसको बोलेंगे ओरल ओपनिंग या मुंह बोलेंगे, उसको मुंह बोलेंगे। या उसको रीमा ओरिस, इसको रीमा ओरिस भी बोलते हैं। ये आहारनाल का प्रथम भाग है जो दोनों होठों के बीच में होता है। ये दो होठ है हमारे, इन दोनों होठों के बीच में जो है गिरा रहता है। ये मुंह हमारा जो है दोनों होठों के बीच में गिरा रहता है। इसको रीमा ओरिस बोलते हैं, रीमा ओरिस।
इसके मुंह के बाद में जो है आता है मुख गुहा। जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो उसके बाद में जो आपको कैविटी दिखती है अंदर की साइड में, वो मुख गुहा होती है, उसको बोलते हैं मुख गुहा, बकल कैविटी, या उसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं, उसको केवम ओरिस बोलते हैं, उसका नाम है केवम ओरिस। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मुख गुहा का दूसरा नाम है, आपको अगर ट्रू फॉल्स में देंगे तो ये कह सकते हैं कि मुख गुहा को रीमा ओरिस कहते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि रीमा ओरिस तो मुंह को बोलते हैं, मुंह को रीमा ओरिस बोलते हैं, और मुख गुहा को बोलते हैं केवम ओरिस। तो ये आपको नाम याद करने ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या है कि फिर आपके नंबर नहीं आएंगे। अब मुख गुहा जो है ये मुंह के पीछे की ओर, मतलब ये हमारा मुंह है, इसके पीछे जब मुंह को खोलते हैं तो पीछे हमें जो कैविटी दिखती है वो है मुख गुहा, यानी ये पीछे की ओर की गुहा है। अब इस गुहा में जो बकल कैविटी है इसमें ऊपर की साइड में, ये ऊपर जो है इसका ऊपरी जो दीवार बनती है, ऊपर वाला जो छत बनता है इसका, वो हार्ड पैलेट होती है। हमारे भी तालू बोलते हैं जिसको, एक हार्ड पैलेट होता है, एक सॉफ्ट पैलेट होती है, आपने पहले पढ़ रखा है। नहीं तो आप जैसे ही एग्ज़ाम में आपकी जब क्लासें लगेगी तो प्रैक्टिकल में आप ले जाएंगे आपको गौशाला में या हॉस्पिटल में, तो आपको गाय पे बाकायदा बताऊंगा मैं कि ये हार्ड पैलेट क्या होती है। तो ये ऊपर वाला जो छत बनाता है ना मुंह बकल कैविटी का, वो हार्ड पैलेट होती है, जिसको आप अगर अंगूठे से मुंह में हाथ डाल के अगर दांत के पीछे डालो तो वो हार्ड पैलेट पे टच होता है। तो कठोर तालू बोलते हैं, उस कठोर तालू से बनता है नीचे की ओर, जो नीचे मुंह का जो नीचे का पोर्शन है बकल कैविटी का, वो ये मैंडिबल हमारे हैं, मैंडिबल बॉडी, इस बॉडी ऑफ मैंडिबल, और हायोइड बोन, इसके पीछे हायोइड बोन है, हायोइड बोन है जहाँ से जीभ जुड़ती है हमारी, वो हायोइड बोन है। ये आपने एनाटॉमी में जब एनाटॉमी पहले बोन्स पढ़ाई थी तब वो हाइड बोन पढ़ाई थी। तो ये हाइड बोन होती है। पार्श्व में यानी दोनों साइडों में गाल हैं, गाल चीक्स जिसे बोलते हैं, वो इस कैविटी की दीवार बनाती हैं दोनों साइड में। ये हमारे गाल हैं, ये बकल कैविटी की दीवार बनाती है साइड वाली। और पीछे की ओर जो है, जो पीछे साइड है वो कोमल तालू होता है, यानी सॉफ्ट पैलेट होती है हमारी, सॉफ्ट पैलेट होती है, उसको बोलते हैं कोमल तालू, उससे घिरी रहती है। तो ये बकल कैविटी की बाउंड्रीज हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब इस मुंह की एंटीरियर ओपनिंग, ये हमारा मुंह है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, रीमा ओरिस बोलते हैं, जो लिप्स द्वारा घिरा रहता है। ये होठों द्वारा जो घिरा हुआ है ये मुंह हमारा, इसको रीमा ओरिस बोलते हैं। और पोस्टीरियर साइड जो है इसकी ओपनिंग जो है बकल कैविटी की, ये तो एंटीरियर ओपनिंग होगी। पोस्टीरियर ओपनिंग जो है पीछे मुंह के अंदर अगर आप पूरा झांको खोल के, तो वो ओपनिंग जो है वो पोस्टीरियर ओपनिंग जो ओरोफेरेंजियल इस्थमस, ओरोफेरेंजियल यानी ओरोमुख फेरेंक्स, जहाँ फेरेंक्स मुंह के पीछे जहाँ वो फेरेंक्स खुलता है वो वहाँ पे इस्थमस है, फेरेंक्स का इस्थमस है, इसलिए इसको ओरोफेरेंजियल इस्थमस द्वारा फेरेंक्स में खुलता है। ये हमारा बकल कैविटी पीछे से उस ओपनिंग को बोलते हैं इस्थमस फेसिकम, इस्थमस फेसिकम उसको बोलते हैं। पीछे वाली ओपनिंग जो है जो फेरेंक्स में खुलती है उसको इस्थमस फेसिकम बोलते हैं। मुख गुहा की जो सतह है, मुख गुहा के अंदर की सतह जो है, अंदर की जो बाउंड्रीज हैं, वो जो है गुलाबी रंग की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें गुलाबी रंग की म्यूकस मेम्ब्रेन, इसलिए आपका मुंह जो अंदर से देखो तो गुलाबी रंग का होगा। अगर आप मुंह खोल के देखोगे ना तो गुलाबी रंग का होगा, पशुओं में भी गुलाबी रंग का होगा। तो वो अंदर की साइड जो है, अब इसमें क्या है कि रीमा ओरिस मुंह, हमारा मुंह जो है इसको रीमा ओरिस बोलते हैं। ये मुंह जो है ये कुत्ते के अंदर चौड़ा होता है, यानी ये रीमा ओरिस जो है, ये मुंह की ओपनिंग जो है बाहर वाली ओपनिंग, ये कुत्ते में चौड़ा होता है, कुत्ते में चौड़ा होता है। ये भी आपको याद रखना, डिफ्रेंशिएशन के लिए है ये। और मुर्गे में मुख गुहा जो है वो त्रिभुजाकार होती है, मतलब मुर्गा जो है उसमें मुख गुहा त्रिभुजाकार होगी। और मुर्गे में चिक्स एब्सेंट होते हैं, यानी मुर्गे में गाल नहीं होते, गाल ये चिक्स जो है मुर्गे में नहीं होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुर्गे के गाल जो है किस रंग के होते हैं, तो होते ही नहीं है, रंग का एक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि मुर्गे में गाल नहीं होते हैं।
आज हम सिर्फ मुख गुहा तक ही पढ़ेंगे। आगे जो दूसरे पार्ट्स हैं उनका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।